नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। आपके बच्चों के लिए जो कक्षा 8, 10 या 12 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए एक निबंध मेरे विचार से महत्वपूर्ण भी है। पार्ट फर्स्ट के लिए भी ये महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है। विश्व पटल पर आज का भारत। इसके बाद एक यहाँ देखें उप विराम चिन्ह लगाया गया है और लिखा गया है दशा, दिशा और संभावना। इस चिन्ह का मतलब है, एक तरह से निर्देश है कि आगे जो शब्द आए हैं उनके बारे में आप स्पष्टीकरण दें। हालांकि रूपरेखा के अंतर्गत मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि पॉइंट्स आए। परीक्षक अपने मन से भी पॉइंट्स दे सकता है और देता है। आपको उसके अनुसार ही ये निबंध लिखना है। इसलिए आपके अंदर इतनी चेतना होनी चाहिए कि जो परीक्षक पूछता है उसका उत्तर आप दे सकें। तो चलें देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस निबंध का जो शीर्षक दिया गया है उसे लिखेंगे, विश्व पटल पर आज का भारत। और ये दो बिंदी जो लगी है, उप विराम, दशा, दिशा और संभावना। इसके बाद रूपरेखा। नंबर 1 प्रस्तावना, विश्व पटल पर भारत। नंबर 2, नंबर 3 पर विश्व पटल पर भारत की दिशा और संभावना। नंबर 4 विसंगतियां अर्थात बाधाएं। और नंबर 5 निष्कर्ष। अंडरलाइन कर देंगे। इसे निबंध का ब्लूप्रिंट कहते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो लिखे जाएंगे रूपरेखा के, वो पेपर के अनुसार आप लिखेंगे जो उसमें दिया होगा, और नहीं दिया है तो अपनी कल्पना से। फिर मेन निबंध शुरू करेंगे एक एक शीर्षक डालते हुए। तो सबसे मेन शीर्षक विश्व पटल पर आज का भारत, दशा, दिशा और संभावना। तो नंबर 1 प्रस्तावना। अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, समाज को, जाति को या देश को हर प्रकार से हर क्षेत्र में विशिष्ट बनना पड़ता है। आज यह मान्यता विश्वव्यापी बन गई है कि कभी जहां जैन सैन्य शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, वहीं अब उससे और भी संदर्भ जुड़ गए हैं। इसीलिए जहां कभी अमेरिका और रूस ही दो महाशक्तियां मानी जाती थी, वहीं अब इस श्रृंखला में कई और देश भी जुड़ गए हैं, जिनमें भारत एक है। नंबर 2 विश्व पटल पर आज का भारत। तो भारत देश के पास अपनी जो जमीन है वह पूरे विश्व का 7वां भाग मानी जाती है, लेकिन आबादी की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सन 1965 या 71 तक आर्थिक दृष्टि से उसे पिछड़ा देश माना जाता था। अपने लोगों के लिए न यहाँ खाना था न कपड़ा, अर्थात पर्याप्त खाना और कपड़ा। लेकिन अब हम धीरे धीरे हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम विगत में आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का अब निर्यात करने लगे हैं। आज आर्थिक धरातल पर हमारा विश्व में 5वां स्थान है। और मित्रों, यही नहीं, आगे की लाइन बड़ी गुरूर से लिखेंगे। सन 2030 तक इसके तीसरे स्थान पर पहुंच जाने की संभावना है। और आगे भी अगर देना चाहें तो 2075 तक, पता नहीं हम आप में से कितने रहेंगे, इसके पहले स्थान पर पहुंच जाने की कल्पना भी की जा रही है कि अगर ऐसे ही प्रगति होती रही तो। तीसरा, विश्व पटल पर भारत की दिशा और संभावना। तो भारत वर्तमान में अनेकानेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है। अब वह दूसरों की मदद करने में समर्थ है। इससे विश्व स्तर पर हमारे नेताओं, अधिकारियों, लोगों को सम्मान मिलने लगा है। आज इसी सम्मान के धरातल पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अब भारत विश्व की महाशक्तियों के मध्य स्थापित हो चुका है। कोरोना काल में हमारी उपलब्धियां बहुत ही विशिष्ट बन गई हैं, जब हमने खुद अपना वैक्सीन बनाया और दूसरे देशों को भी मदद की। नंबर 4 विसंगतियां माने समस्याएं। आज की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि जो देश आगे बढ़ता, दूसरे देश उसका प्रबल विरोध करते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दो बड़ी शक्तियां परमाणु ईंधन के नाम पर पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ी विसंगति यह है कि हम स्वयं के आंतरिक कारणों से कहीं अधिक प्रभावित हो रहे हैं। आतंकवाद, बढ़ती आबादी, जातिवाद, संप्रदायवाद, राज्यों के आपसी विवाद जैसे बहुत से कारण हमारी प्रगति को अवरुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष, भारत में एक कहावत प्रचलित है कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी का एक सपना दिखाया था, जिसके अनुसार भारत को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाकर विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना था। आज उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व हमारी प्रगति को निरंतर गतिशीलता
प्रदान कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हो चुका है तथा आगत की संभावनाएं और भी उज्जवल है। तो मित्रों, अपने बच्चों को ये नोट्स तैयार कराएं और इसी तरीके से अन्य निबंध भी। थैंक यू, धन्यवाद।